विमेंस डे वीक के 5वें दिन आज मैं काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को, सभी नाज़रीन को मैं डॉक्टर शबनम अपना आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। आज इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर जो काशी कला कस्तूरी का विमेंस डे वीक चल रहा है, इस मौके पर आज 5वें दिन हमारे साथ हैं बीएचयू की हर दिल अजीज डॉक्टर नीति सिंह मैम। सादा जीवन उच्च विचार के साथ एक लंबे समय से बीएचयू कर्मचारियों की एक चिकित्सक के रूप में आप सेवा दे रही हैं। और मैम, बीएचयू का कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है या बीएचयू का बच्चा भी आपके नाम से वाकिफ है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो सबको सबसे पहले दिमाग में डॉक्टर नीति सिंह का ध्यान में नाम आता है कि चलते हैं कल डॉक्टर नीति सिंह को दिखाएंगे। तो इस तरह से अगर मैम कहा जाए तो आप बनारस की, आप बीएचयू के दिल की धड़कन हो गई है हम सब कर्मचारियों के लिए, हम सब सारे एम्प्लॉयज के लिए। तो ये हमारी खुशनसीबी है जी, हमारी खुशनसीबी है कि आज काशी कला कस्तूरी के इस मंच पर डॉक्टर नीति सिंह इसको खूबसूरती बख्श रही हैं और विमेंस डे वीक में हमारे साथ शामिल हुई हैं। मैम, मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और खैर मकदम करती हूँ। धन्यवाद शबनम जी, और आपके इतने मधुर वचनों से बहुत सारा अहंकार मेरे मन में उत्पन्न हो गया कि आपने मुझे इतना स्नेह और इतना प्रेम अपने इस कार्यक्रम में बुला करके अपने इस मंच से, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से दिया। इसके लिए मैं अंतर्मन से आपकी आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। और काशी कला कस्तूरी का ये जो प्रोग्राम है, जो आपने महिलाओं पर, महिला एक सप्ताह के रूप में और उसके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये जो प्रोग्राम किया है, इससे दो चीज़ें तो बहुत क्लियर हैं। एक तो कि हम महिलाओं में बड़ी एकता है, हम लोग अपने मुद्दों को सशक्त रूप से रखने के लिए तुरंत मुखर हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि वाकई ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बहुत अधिक आवश्यकता है जहां हम कुछ भ्रांतियां दूर कर सकें, जहां हम नई सोच ला सकें, जहां हम कुछ आईने अगर धुंधले हो गए हैं तो उन्हें साफ कर सकें। और मैं स्वागत करती हूँ इस मंच का और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नीति मैम, आपने सही कहा कि जो हमारी सोच, जो चीजें धुंधली हो गई हैं, बस सिर्फ इसको एक साफ करने की जरूरत होती है। और आप जैसे लोगों को मैं इस प्लेटफॉर्म पर लाकर, जो लोग थोड़े से धुंधली उसमें चले गए हैं, उनको सिर्फ एक साफ करने का एक जरिया, एक माध्यम हूँ। तो मैम, मैं आपसे चूंकि विमेंस डे के मौके पर आपको मैंने इनवाइट किया है, यहाँ पे कुछ उसी तरह की बातें होंगी, क्योंकि जो चीजें ये लगता है कि डॉक्टर नीति सिंह सुबह जो 8:30 बजे हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं और 200, 250, 400 मरीजों की लंबी भीड़ लगी होती है, मेरा ख्याल है कि उससे भी ज्यादा हो जाते हैं, लंबी भीड़ लगी होती है। और उसमें भी बहुत ही कूल माइंड होकर के हर मरीजों की व्यथा को सुनना, हर मरीजों की जो तकलीफें हैं उनको बड़े मन से सुनना, और ये नहीं कि ठीक है क्या है आप बोलिए और नीचे मुंह करके सिर्फ लिखते जा रहे हैं, ऐसा मैंने आपको नहीं देखा। तो यही वजह है कि जब कोई मरीज, और खासकर जो चूंकि आप बीएचयू के कर्मचारियों के ही हॉस्पिटल में हैं, तो जितने भी आते हैं जो रिटायर्ड भी हो गए हैं, वो मैंने ये देखा 4-4, 5-5 घंटे बैठे होते हैं जब उनका जब नंबर आता है, लेकिन वो चुपचाप बैठे होते हैं कि नहीं नीति सिंह मैम को ही दिखाऊंगा। तो इस तरह से, क्योंकि उनको मालूम है कि डॉक्टर नीति सिंह के यहाँ जाने का मतलब है कि 50% अपने आप मर्ज का दूर हो जाना, क्योंकि एक डॉक्टर जब अच्छे तरीके से बात करता है, सुनता है, तो अलग एक असर करता है, उसकी दवाइयों में भी असर हो जाता है और उसके ज़हन में भी एक अच्छी चीज घूमती है कि नहीं डॉक्टर ने ऐसे से कहा, मैं जरूर। तो मैम, वाकई में आप डॉक्टर के रूप में अगर मैं ये कहूँ कि एक जादू आप करती हैं, नो डाउट कि पूरे कर्मचारियों पर आपका जादू है और सारे लोग पर वो होते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ नीति सिंह मैम को दिखाना। तो मैम, अब आपका मैं ये कहती भी हूँ कि लोग आपकी जिंदगी से, आपके अतीत से, या जिस तरह से आपने सफर किया है अपनी जिंदगी में, उसके बारे में किस तरह से आप यहाँ तक पहुंची और किस तरह से आप सामंजस्य बैठाती हैं अपने परिवार से, अपने वर्किंग प्लेस से
और फिर आपका जो प्रोफेशन है वो इस तरह का है कि मरीजों के बीच में डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स के बीच में आप घिरी होती हैं, उस वक्त जरा भी झुंझलाहट नहीं होती, कोई परेशानियां नहीं होती हैं, और कितनी तरीके किस तरह आप मैनेज करती हैं। तो सबसे पहले हमारा ये सवाल आपके लिए होगा कि दिल्ली से बनारस तक का सफर आपका कैसा रहा, किस तरह से आप यहाँ पे आई, क्योंकि बहुत कम लोग जानते होंगे, हम इम्प्लाई दे चुके कि आप दिल्ली से हैं, और किस तरह से आपका सफर था, बनारस आपको कैसा लगा, और जैसा भी आपको बनारस लगा, लेकिन बीएचयू आपको जाने नहीं दिया, और बीएचयू की खूबसूरती, बीएचयू का अट्रैक्शन, मालवी जी का एक आकर्षण आपको रोक रखा, और हम सब आप की आप सेवा में लीन है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैम मैं ये जानना चाहूंगी किस तरह से आपका सफर रहा है। शबनम जी, जहाँ तक बात है, आप मेरी इतनी तारीफ कर रही हैं कि मैं बहुत कूल माइंडेड हूँ और बड़े सहृदयता से मरीजों को देखती हूँ, या मुझे लगता है कि मेरे डॉक्टर बनने के पीछे, एक चिकित्सक बनने के पीछे यही कुछ प्रेरणाएं थी कि जो जो भी कुछ मैं करूँ उसमें कम से कम और कुछ मैं कर सकूं या ना कर सकूं, कम से कम सामने वाले को निराश नहीं करूं। और कुछ मुझसे हो ना हो, मैं कुछ नहीं दे सकती, लेकिन कम से कम एक मुस्कुराहट तो दे ही सकती हूँ। तो ये मुझे लगता था हमेशा ही कि जो भी मैं काम करूं, और इसमें देखिए, आप जो भी मनुष्य बनते हैं उसमें आपके माता पिता के संस्कार ही आधारभूत होते हैं। आप एक अच्छे डॉक्टर हो, अच्छे इंजीनियर हो, अच्छे अध्यापक हो, कुछ भी हो, या कमतर हो, जो भी हो, लेकिन मनुष्य आप कैसे हैं, ये आपका परिवार, आपका परिवेश, आपका समाज, बहुत सारी चीजें से वो करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो मेरे माता पिता में मैं बहुत सौभाग्यशाली रही कि मैंने कभी उन लोगों में बहुत झगड़े झंझट होते नहीं देखे अपने बचपन में। तो इसीलिए मुझे शायद बहुत कामनेस और कूलनेस अपनी माता जी से ही मिली है। वो बहुत बिल्कुल कभी हम लोगों पे बहुत ज्यादा वो नहीं करती थी और बहुत कूल रहती थी। तो शायद ये एट्रीब्यूट मैं उन्हीं को वो करना चाहूंगी। जहाँ तक सफर की बात है शबनम जी, मैं 1989 में 88 में बनारस आई एमबीबीएस में, एमबीबीएस करने के लिए पीएमटी के द्वारा। और तो मैं जब बनारस आई तो जैसे हर बच्चे को लगता है, क्योंकि मैं दिल्ली से थी, तो मुझे लगा कि यहाँ तो बड़ा मतलब ऑटो में बैठते ही रेलवे स्टेशन हम लोग मुगल सराय उतरे थे। मैं अपने पिताजी के साथ थी और हमने देखा कि ऑटो में तो और भी लोगों को बिठा रहे हैं। सो मैं आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि ये ऐसे कैसे और लोगों को बिठा सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि दिल्ली में तो ऐसा होता नहीं है। आप ऑटो में बैठिए, मीटर ऑन, और ऑटो चल पड़ता है। तो हमने कहा ये कैसे अजनबी से लोग हम लोगों के साथ बैठ गए हैं। हमने पापा से कहा क्यों, इनके रिश्तेदार हैं क्या ड्राइवर के? तो पापा ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, ये बहुत सी जगहों पे ऐसा भी होता है, शेयरिंग चलता है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मुझे लगा यातायात का कोई नियम नहीं है, कहीं स्पीड है, कहीं नहीं है, कहीं जैम है, कहीं कुछ है। तो हमें एक बाल सुलभ, एक मतलब बाल सुलभ ही कहना चाहिए, मैं उस समय 17.5 वर्ष की थी। तो मुझे लगा कि बड़ा मतलब हौच-पौच जगहों पे मैं आ गई हूँ और ऑर्गेनाइज्ड नहीं लग रहा है, थोड़ा मुझे डर लग रहा है। तो बट एनी हाउ, तो कैरियर अपने आप में और पढ़ाई उसका एक बहुत वो था, एक एक्साइटमेंट थी। तो हम आ गए, और आने के बाद कुछ दिनों तक जब वो रैगिंग, उस जमाने में रैगिंग भी हुआ करती थी जो कि बड़ी स्वस्थ थी, बड़ी 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 मैं उसकी निंदा नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें आपके बहुमुखी होने का एक अवसर प्रदान होता था। उसमें सीनियर्स आपके साथ इंटरेक्ट करते थे, आपको होम सिकनेस नहीं होने देते थे, क्योंकि वो दिन भर आपको एंगेज किए रहेंगे, मेरे लिए चाय बनाओ, आओ यहाँ खड़े हो जाओ, गा के सुनाओ, डांस, मतलब एक हंसमुख माहौल वो प्रदान करते थे, एक परिवार जैसा माहौल। तो मैं भूल गई कि मैं परिवार से दूर हूँ। और कैंपस तो बिल्कुल दिल्ली जैसा ही था, उससे भी अच्छा था, बल्कि हरियाली थी और बहुत अच्छा साफ सुथरा, बहुत बढ़िया था। तो मुझे फिर कोई एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं हुई। बाद में फिर मुझे बनारस अच्छा लगने लगा। इसकी एक फकीरी, इसका एक अक्खड़पना, ऐसा कौन है इस दुनिया में जिसे बनारस नहीं अच्छा लगा होगा, चाहे वो न्यूयॉर्क से हो, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे कहीं से भी हो। तो बनारस ने मुझे अपने आप में फिर मतलब मैं तो कहूँगी कि माँ गंगा ने मुझे अपने आप में ही समेट के रखा है। और मैं तो अब चाह के भी यहाँ से जाना भी नहीं चाहती, कि मेरी तो यही कामना है कि अब अगर अगला जन्म मिले तो काशी में ही मिले, और प्राण भी जाए तो काशी में ही जाए। तो
ऐसे ही बस फिर मैंने एमबीबीएस किया। एमबीबीएस के बाद मैंने एमडी किया यहीं से। पहले हमने स्किन ज्वाइन किया। मुझे लगा कि मैं शायद दिल्ली वापस जाऊंगी तो मुझे उसमें बेटर अपॉर्चुनिटीज दिखी। फिर मेरा विवाह हो गया यहीं बनारस में, और तो फिर मैंने मेडिसिन ज्वाइन करके फिर नेचुरली जब विवाह यहाँ हो गया तो जॉब भी फिर यहीं करनी थी। और अब तो मैं बनारस की और बनारस मेरा है। बिल्कुल नीति मैम कि मैं बनारस की और बनारस मेरा है। और वाकई में कि एक वक्त होता है कि यहाँ के जाम से भी मोहब्बत हो जाती है, यहाँ की गलियों से भी मोहब्बत हो जाती है, यहाँ के कीचड़ से भी मोहब्बत गलियों से हो जाती है। इवन मुझे लगता है कि यहाँ के गलियों में पड़े हुए गोबर से भी मोहब्बत हो जाती है। बनारस का शहर है, अल्हड़ों का शहर है, अक्षर का शहर है। इस तरह से वाकई में बनारस की जो ब्यूटी है वो अपने में एक अलग पहचान, अलग जगह रखती है। और वाकई में कि एक नन्ही लड़की जब वहां से वो चल रही है दिल्ली में, और दिल्ली का जो एटमॉस्फेयर है, जो रोड है, जो सड़कें हैं, जो जो वैकिल हैं सब, और यहाँ पे आके वो अलग सा लगा। लेकिन फिर भी महामना की बगिया, नीति मैम ऐसी बगिया है, यहाँ आने के बाद कोई बगिया को छोड़ नहीं पाता। जी, और बनारस में जी, बनारस ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। मुझे बनारस ने शिक्षा दी, मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक कर्मचारी हूँ। और बनारस ने मुझे मेरे बेटर हाफ से मिलवाया। तो बनारस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैं तो इसकी ऋणी हूँ। बिल्कुल मैम, आपने सही कहा कि बनारस की मैं ऋणी हूँ। और मुझे लगता है कि हम सब बनारस के ऋणी हैं, क्योंकि माँ गंगा की गोद में जिसकी अगर हम लोग पल बढ़ रहे हैं तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। वरना कोई शहर इतनी इस तरह से अविरल बहती हुई गंगा की गोद में कोई इतना खूबसूरत शहर हो, ऐसा नहीं। अर्धचंद्राकार रूप में फैला हुआ ये शहर है गंगा किनारे, की अपनी खूबसूरती, अपनी छटा, अपनी सौंदर्यता है। अब मैं ये आती हूँ यहाँ पे कि जिस तरह से, क्योंकि जब आपने मेडिकल का एग्जाम या मेडिकल की पूरी पढ़ाई मुकम्मल की, उसके बाद बहुत जगह आपने फॉर्म भरे होंगे कि मुझे यहाँ जाना है, दिल्ली चली जाऊँ, यहाँ हो, लेकिन बनारस को भी आपने प्रेफरेंस दिया या यूं ही ऐसे हो गया कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज पहले मिल गई, क्या था? नहीं शबनम जी, पीएमटी एक टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू से ही रहा है। तो जब मैं 6th क्लास में थी और तब मेरी नानी का देहांत हुआ, और उस समय मुझे इतना ही याद है, और मैं 10 या 11 वर्ष की थी, तो मुझे इतना ध्यान है कि मैं माँ से पूछती थी कि मेरी नानी क्यों नहीं मतलब ठीक हो पाई और क्यों नहीं बची और क्या हुआ। तो ये कहती थी बस बेटा बीमार थी है ना, बीमार थी, नहीं हुआ इलाज। मतलब जैसे एक माँ क्या समझाएगी अपनी बच्ची को कि बस ना ऐसे ही। तो तब मेरे मन में एक टीस उठी और मेरे बाल मन ने कहा कि मैं करूंगी इलाज, मैं जरूर किसी की नानी को मरने नहीं दूंगी। तो वो एक भावना मन में आई, और वो तो परिपक्व भावना नहीं थी, एक तो बाल सुलभ भावना थी। बाद में मुझे समझ में आया कि मरना तो शाश्वत सत्य है, मरना तो हमें भी है, हम डॉक्टर्स को भी मरना है, अमर तो हम लोग भी नहीं है, चाहे कितनी भी चिकित्सा जान लें, कुछ भी कर लें, बचा तो हम सबको नहीं सकेंगे, लेकिन हम इलाज जरूर करेंगे। इस तरफ जरूर मैं अपना कैरियर इसी दिशा में बनाना चाहूंगी। तो उतने बचपन से फिर मुझे एक लगन सी लग गई कि नहीं, मुझे इसी में जाना है, और कंपटीशन बहुत टफ है। और बहुत, लेकिन उस समय हम शायद फॉर्चुनेट थे कि नीट नहीं था और पीएमटी के कई सारे ऑप्शंस थे। मतलब हर मेडिकल कॉलेज अपना एक एग्जाम लेता था, जैसे जिपमर पौंडीचेरी अपना लेता था, एम्स है, दिल्ली पीएमटी है, और अपना जो डोमिसाइल आपका स्टेट है उसका अपना मेडिकल एग्जाम्स हैं। और ऐसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का होता था, ऐसे ही सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया था उसी वर्ष एग्जाम ऑल ओवर इंडिया, तो सीबीएसई के पोर्टल से होता था। और जैसे यूपी के बच्चे सीपीएमटी देते थे तो हम दिल्ली के बच्चे डीपीएमटी, और इस टाइप से कई पोर्टल्स थे, जहाँ एएफएमसी पुणे था, और बहुत सारे पोर्टल्स थे और जहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन तो जाहिर है एक बच्चे की ये इच्छा होती है, और लॉजिक भी ये कहता है कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज को वो किया जाए, उनको यूटिलाइज किया जाए।
तो मैं भी चाहती थी कि मैं कोई भी एग्जाम ना छोड़ूं और सब दे डालूं, जिसमें भी हो जाए सिलेक्शन और चले जाएं। फिर हमने नेचुरली मेरे पेरेंट्स को पता ही था, लेकिन क्योंकि हम एक मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करते थे, मेरे पिताजी एक स्कूल में प्रिंसिपल थे और पॉलिटिकल साइंस के बड़े उम्दा टीचर थे वो, और मेरी माताजी का भी एक शैक्षणिक कैरियर था शुरुआत में, और बाद में उन्होंने हम बच्चों की लालन पालन देखभाल के लिए उसको एक सेक्रीफाइस शब्द नहीं कहना चाहिए, एक गिव अवे कहना चाहिए, किया। और तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा करेंगे, लेकिन देयर हैज टू बी अ लिमिट, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं हर परिवार में, तो एक लिमिट रखते हैं और हम ऐसा करते हैं कि टॉप मोस्ट 7 या 8 में हम लोग भरते हैं। तो हमने कहा ठीक है चलिए, मतलब इतना तो बच्चियां जो होती हैं बहुत समझदार हो जाती हैं, अपने माँ बाप की बहुत सारे मनोरथों को बिना उनके कहे ही जान लेती हैं कि वो क्या चाहते हैं और घर की क्या उम्मीदें हैं और क्या क्या मजबूरियां हैं और क्या चीजें बच्चियां समझ जाती हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम 15-20 में नहीं भरेंगे, लेकिन हम 7-8 में तो जरूर अप्लाई करेंगे, फिर भाग्य जो होगा। तो हमने अप्लाई किया और मेरा 2 जगह सिलेक्शन हुआ, एक आगरा में और एक यहाँ बीएचयू। और तो सबने कहा कि नहीं, आगरा बीएचयू सेकंड स्टैंड उस समय सेकंड रेटेड था यूनिवर्सिटीज में, एम्स के बाद इसका दर्जा था पीएमटी में, मेडिकल साइंसेज में। आगरा दिल्ली से बहुत पास था, तो हमें बड़ा लालच था कि हम वहाँ चले जाएं, लेकिन लोगों ने ये समझाया कि नहीं, आप बनारस जाइए, वहाँ ज्यादा बेहतर होगा। और महामना मालवीय जी की बगिया में आने का मुझे अवसर मिला और मैं यहाँ आ गई। लेकिन नीति मैम, जब आपका ये कंप्लीट करने के बाद, आपका जो मेडिकल कोर्स था वो पूरा कंप्लीट करने के बाद, आपको ये लगा कि मुझे बनारस रहना है या कहीं एम्स में कहीं जाके ट्राई करना है या दूसरे अच्छे मेट्रो सिटीज, आपने कैसे, क्यों बनारस को कैसे चुना, क्यों चुना? जब जब मैं एमबीबीएस फाइनल ईयर कर चुकी थी और इंटर्नशिप में थी, तब मेरे मन में ये था कि हम दिल्ली वापस जाएंगे, जैसे हर लड़की को होता है। और तो हम वहाँ पे एक मेट्रो में, क्योंकि मैं मेरे परिवार में मेरे माता पिता मेडिकल बैकग्राउंड के नहीं थे, और तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी ब्रांच लेनी चाहिए एमडी में जो कि इंडिपेंडेंट हो। जैसे मान लीजिए मैं गायनी ले लूँ और तो मुझे उसके लिए एक नर्सिंग होम एस्टेब्लिश करना पड़े या किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करना पड़े, तो मुझे ज्यादा उसमें मुझे लोन लेना पड़ सकता है, बहुत मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। या मैं सर्जिकल ब्रांच लूंगी तो मुझे एक टीम बनानी पड़ेगी, तब मैं उसमें शामिल हो सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंसी का एक वो रहेगा। तो मुझे कोई ऐसी ब्रांच लेनी चाहिए जिसमें मैं इंडिपेंडेंटली कुछ कर सकूं और मुझे किसी की भी आवश्यकता ना पड़े, और मैं कम रिसोर्सेज में भी उसको कैरी। तो मुझे लगा कि मेट्रो को देखते हुए, दिल्ली जैसे शहर को देखते हुए, मुझे स्किन में एमडी करनी चाहिए, और स्किन का एक बहुत बड़ा स्कोप है, और ना सिर्फ स्किन डिजीजेस को लेकर, कॉस्मेटोलॉजी को लेकर के, और वैसे भी, और ये बहुत ही इंडिपेंडेंट और कूल ब्रांच है, तो मुझे लगा कि मुझे ये लेना चाहिए। और मैंने इसी के लिए अप्लाई किया और मेरिट के हिसाब से। और लेकिन फिर मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई, जो कि मेरे फादर इन लॉ और मेरे फादर एक दूसरे को जानते थे पटियाला से। तो फिर ये बात रिश्ते तक बदली और मेरी शादी यहाँ हो गई। अब ये लोग भी नॉन मेडिकल परिवार से थे, तो मुझे लगा कि अब बनारस में स्किन का शायद उतना स्कोप ना हो। तो और मैं कहीं ना कहीं अपने स्टेथोस्कोप भी बहुत मिस करती थी कि यार बिना स्टेथोस्कोप के डॉक्टरी का मजा नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं यार, ऐसा करते हैं, एक बार री अप्लाई करते हैं, मेरी मेरिट अच्छी है तो हम मेडिसिन में जाना चाहेंगे। मेडिसिन ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सब कुछ का थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। आई मे नॉट बी मास्टर ऑफ एनीथिंग कि, लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो मैं उसे एटलीस्ट प्राइमरी एड दे सकती हूँ। किसी को सांप ने काट लिया है, भगवान ना करे, तो मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। या कुछ ऐसे, तो हम थोड़ी थोड़ी जिसको एक माँ की तरह, जैसे माँ होती है ना कि थोड़ा थोड़ा सबको बांट के खाना खिला ही देती है, पेट भर ही देती है। तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ ऐसी ब्रांच लूँ जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा सबके साथ जस्टिफाई कर सकूं और अपने प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन को भी पा सकूं, और कम रिसोर्सेज में एक टेबल कुर्सी और एक आला लेकर के बैठ जाऊं तो मेरी जिंदगी चल पड़े, प्रोफेशनल कैरियर। ऐसे ही सोच करके मैंने फिर मेडिसिन में अप्लाई किया, और क्योंकि मेरी मेरिट हाई थी तो मुझे फिर मेडिसिन में ले लिया गया, और फिर मैंने मेडिसिन में एमडी कंप्लीट की यहाँ से। और उसके बाद फिर जब जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली तो मैंने अप्लाई किया, और एक समय में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी गई, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं फिर आज जहाँ हूँ वहीं हूँ। जी।
नीति मैम, एक डॉक्टर के सामने ये कहना शोभा नहीं दे रहा है, लेकिन ये मुझे कहना पड़ रहा है कि एक डॉक्टर आज का जो वक्त है पैसे की तरफ भाग रहा है, लेकिन आपको कभी इधर की तरफ मैंने भागते नहीं देखा। कभी ये नहीं देखा कि सब मुझे ऐसा, मैं क्या कहूँ, आप खुद समझ रही हैं कि सब कहीं ना कहीं बाहर भी डॉक्टर्स बैठते हैं, हर जगह का ये है मामला, और वो पैसा मेन मायने रखता है। लेकिन आप ऐसे वक्त में कि जहाँ लोग इकोनॉमिक तरफ भाग रहे हैं, आप बिल्कुल उस तरफ नहीं हैं। किस तरह से आपके मन में इस तरह का भाव? मुझे लगता है कि ये बचपन की ही देन है, माँ बाप पेरेंट्स की देन है, लेकिन आप खुद बताइए कि ऐसा क्यों कि आप कभी पैसे की तरफ नहीं भागती हैं? सबकी ख्वाहिशात और डिजायर सबके ज्यादा होते हैं, लेकिन आप किस तरह से करती हैं ये सब चीज़? शायद इसमें मेरे माता पिता, मेरे पति, सबका सहयोग है, सबकी विचारधाराएं एक हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मुझे वाकई कभी भी नहीं लगा कि पैसा इम्पोर्टेंट है। एक इतना जरूर होना चाहिए, जैसे आप जानते हैं ना कि वो बात है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तो मुझे ये लगा कि ऐसा इतना होना चाहिए कि मैं अगर चाहूं कि मुझे अमेरिका घूमने जाना है तो मैं घूम सकूं, और मैं चाहूं कि मुझे आज ये चीज अपने बच्चे को खरीद करके खिलानी है, देनी है, तो मुझे उसके लिए कोई आपत्ति ना, कोई कठिनाई ना महसूस हो। मगर मैं BMW में घूमूं और मैं एक 4 मंजिला कोठी खड़ी कर लूं और मैं हीरों का हार पहन के घूमूं, ऐसी ख्वाहिशें कभी नहीं थी। और ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं होती शबनम जी, है ना। गालिब का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं होती, 2 गज जमीन चाहिए कफन के बाद भी, ना। तो मरने के बाद भी कुछ ना कुछ चाहिए इंसान को, तो इसीलिए वो तो कोई अंत नहीं है। और ये एक 99 का फेर है, कभी पूरा नहीं होगा। आज लगेगा मेरे पास साइकिल होती, कल लगेगा मेरे पास स्कूटी है, फिर कार है तो बड़ी कार है, SUV है, तो उसके बाद मेरा एक अपना एक चॉपर होता, और फिर मेरा अपना एक या शिपमेंट, मतलब इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, इसको तो कोई अंत ही नहीं है। तो अथाह सागर में डूबने से अच्छा है कि हम अपनी छोटी सी नदी में नाव तैराएं, वही अच्छा है। तो मुझे कभी भी पैसे ने कभी भी मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं किया कि मैं अपने संस्कारों को या अपनी आत्मा को, मुझे हमेशा ये लगता है शबनम जी, जिससे भी बात कर सकूं जीवन में, मेरा बच्चा हो, मेरे अपने हो, मेरे नाते रिश्तेदार, मेरे सहयोगी, मेरे देशवासी, मेरा कोई भी या बाकी लोग, वो उनसे मैं आंख मिला के बात कर सकूं। मुझे कभी ये ना लगे कि मैंने कुछ गलत किया है। यार कहीं ना कहीं आत्मा तो देखिए सही ना सही सबको एक आईना दिखाती है, तो मैं मुझे गवारा नहीं था, और ना कभी होगा। ईश्वर करे ऐसा कोई दिन ना आए कि मुझे कभी पैसे के लिए, और ईश्वर ने बहुत दिया है, बहुत दिया है, कोई कमी नहीं है। अच्छी तनख्वाहें हैं उन लोगों की, ठीक है, अच्छे से हंस बोल के गुजारा हो रहा है, और मरते समय तो सब यहीं छोड़ जाना है, इन्हीं अलमारियों में बंद रह जाएगा, इन्हीं लॉकर्स में, तो क्या फायदा। इससे अच्छा है कि जो है हंस बोल करके, बहुत अच्छा है सब, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। निधि मैम, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि सारी चीजें लॉकर में बंद ही इंसान छोड़कर चला जाएगा और हाथ दोनों खाली ही जाएंगे, लेकिन इंसान को अपनी ख्वाहिशात पर, जो उसकी ख्वाहिशें होती हैं, उस पर काबू नहीं होता है। और अगर जिसने अपनी ख्वाहिशात पर काबू कर लिया, हकीकत में वही इंसान है। और निधि मैम, मैंने जैसा कि आपने कभी सुना कि आपकी माँ आपको पढ़ने के लिए डांटती थी और कहती थी नहीं मैं तुमको मार मार के भी पढ़ाऊंगी और तुमको पढ़ना है, तो आपको लगता था कि ये माँ मेरी क्या स्टेप मदर है कि भाई को तो नहीं डांट रही है, मुझे को क्यों डांट डांट के पढ़ा रही है? तो उस वक्त क्या फीलिंग आती थी, फिर माँ का क्या जवाब होता था और आपके जहन में क्या रिएक्शन होता था उसका, जब माँ अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके लिए, आपका देखती थी आपके लिए, तो उस तरफ किस तरह से आप उसको? जी शबनम जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली रही हूँ कि मेरे माता पिता ने मैं उनकी मेरे 2 छोटे भाई हैं मुझसे और एक मैं हूँ, तो हम तीनों बच्चों में उन्होंने कभी भी लड़का या लड़की का भेदभाव नहीं किया, कभी भी। और हमेशा ही बहुत ही स्नेह प्रेम और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक हिम्मत के साथ हम लोगों को आगे बढ़ाया और प्रेरणा दी, क्योंकि मेरे भाई छोटे थे और वो जाहिर सी बात है जब मेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती रही होंगी तो उनकी
कंपैरेटिवली छोटी क्लासेस रही होंगी, तो एक अगर बच्चा 10th का कोई बोर्ड दे रहा है और कोई 6th क्लास में है, तो नेचुरली माँ बाप की सारा ध्यान, सारा तवज्जो 10th वाले बच्चे की तरफ चला जाता है, तो वही ज़्यादा टोका जाता है और वही सब। तो ऐसा ही कोई समय रहा होगा कि मेरे भाई खेल रहे थे और तो मेरी माँ, जो कि बहुत कूल, मैंने कहा ना कि बहुत ही कूल और काम लेडी थी, कभी ऐसे वो नहीं हुई, तो उन्होंने हमें डांटा कस के कि तुम नहीं पढ़ रही हो, नहीं ध्यान दे रही हो। तो हमने भी गुस्से में कहा कि इन लोगों को तो कुछ नहीं कह रही हो, हम ही को डांट रही हो। तो उन्होंने कहा तुम्हें तो हम मार के पढ़ाएंगे। तो हमने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा क्यों, क्योंकि तुम वो पेड़ हो जिसे पूरा का पूरा हमें दूसरे के घर में, दूसरे की जगह में पूरा का पूरा जड़ समेत रोपित करना होगा। तुम पूरा का पूरा अपना अस्तित्व, अपना सब कुछ लेकर के दूसरी जगह जाओगी जहां तुम्हें अपना एक स्थायित्व चाहिए होगा, अपना अस्तित्व होगा, तुम्हारी एक कर्म भूमि होगी, तुम्हारा एक जीवन होगा। तो उसमें तुम आत्मनिर्भर नहीं रहोगी, उसमें तुम अपने स्वयं के अपने पैरों पे नहीं खड़ी रहोगी, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं रहोगी, पढ़ी लिखी नहीं रहोगी, तो फिर क्या जीवन होगा? तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि तुम्हें बड़ा संबल होना होगा, तुम्हें बहुत स्ट्रांग होना होगा। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही, पढ़ना तो है ही, तो बिना पढ़े तो तुम्हारा हमारे घर में गुजारा नहीं। तो हमने कहा भी ठीक है, बात तो इनकी सही है कि अगर कल को हम कहीं भाग्य में क्या लिखा है किसको क्या पता, पता नहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि कल को हम आत्मनिर्भर भी ना रहें, तो ये तो बहुत भयावह स्थिति होगी। तो हमने कहा नहीं भैया हम पढ़ेंगे, वही अच्छा। और हमें थोड़ी लगन लग भी गई थी, अपनी नानी को लगता था देख करके हमने उन्हें खोया है, तो हम चाहते थे कि हम थोड़ा करें। तो इसीलिए मेरी माँ के पॉजिटिव एटीट्यूड से और इनफैक्ट शबनम जी उन्होंने जिद करके हमें कॉन्वेंट में डाला। जैसे मेरे पिताजी चाहते थे कि हम सब लोग, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे, तो वो चाहते थे हम लोग अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें। तो मेरी माँ ने कहा नहीं, हम इन्हें वाइडर हॉरिजन देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इनका आसमान एकदम खुला हो, इनके पास सारे ऑप्शंस हो, ये स्ट्रीट स्मार्ट बच्चे बने, ये दुनियादारी देखें, सब समझें। तो और हम लोगों के पास है ही क्या एजुकेशन के अलावा देने के लिए इन लोगों को, तो एजुकेशन तो हम टॉप क्लास की देंगे, तो हम इन बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे। भले ही हम फैशनेबल कपड़े नहीं पहनेंगे, 2 गहने नहीं खरीदेंगे, लेकिन एजुकेशन में हम कोई कमी नहीं करेंगे। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि जो कुछ भी मैंने पाया है वो वाकई मेरे जीवन में बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ की वजह से संभव हो पाया है। सही बात है कि अगर माँ बाप या जो भी चाहे कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, तो कम पैसों में भी, क्योंकि देखिए उस वक्त जो है टीचर की तनख्वाह, उसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती थी, और उसके 3 बच्चे कॉन्वेंट में, उस वक्त कॉन्वेंट में पढ़ना बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। जी, आपका जो वक्त होगा, हाँ, उस वक्त 75-76 के वक्त में बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी ये कॉन्वेंट में। और हाँ, जहाँ सरकारी स्कूलों में 1 रुपए 2 रुपए में पढ़ाई सब होती होगी, और वहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना, और उस वक्त टीचर्स की तनख्वाहें ज्यादा नहीं होती थी। तो उसमें ये डिटर्मिनेशन के साथ कि नहीं मुझे अच्छी एजुकेशन देना है, और इनको मेरे पास कुछ नहीं है देने को, इनको अच्छी एजुकेशन देंगे तो इनकी अपनी दुनिया होगी, इनका अपना खुला क्षितिज होगा जहाँ वो अपने तकदीर की इबारत खुद लिख सके। तो वाकई में ये बहुत अहम फैसला था माँ बाप का, आप तीनों भाई बहनों के लिए, और खासकर एक बेटी के रूप में तो आपका बहुत बड़ा आपके लिए फैसला था। और जैसा कि इसमें भी आपकी वही सादगी अभी भी आप में नजर आती है, जबकि आप इतने वेल ऑफ हैं बावजूद भी, क्योंकि शुरू से एक जो रहन सहन माँ बाप के साथ आपका था वो अभी भी दिखता है। तो इतनी सादगी की वाकई में, जैसे अभी एक मैं इसमें देख रही हूँ कि किसी का कमेंट है, अभी प्रोफेसर बीपी सिंह कुछ दिन पहले, मतलब महीने 2-3 महीने पहले उनकी डेथ हुई कोरोना से ही मिल चुके। उनकी बहू ये लिख रही है कि मेरी मदर इन लॉ डॉक्टर नीति सिंह को देखते ही अच्छी हो जाती। अब ऐसे न जाने कितने कमेंट्स जो हैं, और लोग न जाने कितनी इस तरह की बातें कहते हैं। तो यकीनन अगर मैं, नीति मैम, अगर आज मैं जो कुछ भी मैं आपके बारे में सुनती आई हूँ, अगर मैं उसको बयान करूं तो 1 घंटे का वक्त कम पड़ जाएगा और आपको बोलने का वक्त नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं ये चाह रही थी, आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों का अपार प्यार है, इतना प्रेम है
कि वो मुझे और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। अगर मुझे किसी क्षण हल्की थकान भी महसूस हो तो मैं इस प्यार के आगे नतमस्तक हो जाती हूँ और मैं कहती हूँ नहीं नहीं नहीं, मैं थक नहीं सकती और मुझे तो देखना ही है, मुझे तो करना ही है। तो इसीलिए मैं बल्कि आभारी हूँ उन सब कर्मचारियों की, उन सब बेनिफिशरीज की जो हेल्थ सेंटर पर आते हैं, जिन्होंने मुझ में इतना स्नेह और इतना आशीर्वाद मुझे प्रदान किया है कि मैं वाकई अभिभूत हूँ उससे। और वो मुझझसे जितना स्नेह मतलब वो नहीं करते हैं, मैं उनसे ज्यादा स्नेह पाती हूँ। तो मेरी ही झोली खाली है जिसमें वो सब डाल जाते हैं। तो मैं उनके लिए बहुत मेरा आभार है उन सबके प्रति। प्रीति मैम, मैंने अपनी आंखों से वहां पे देखा है, जब भी जाना हुआ मेरा हेल्थ सेंटर, के लोग पूछते हैं, बहुत कमजोर कमजोर लाठियों का सहारा लेकर दूर दूर से आ रहे हैं, और आने के बाद जब उस पे काउंटर पे जब लेते हैं नंबर, तो सबसे पहले कहते हैं नीति सिंह मैडम का दे दीजिए। और कभी कभी ये होता है कि सामने वाले का ये उत्तर होता है कि नीति मैम आज छुट्टी पे है, डॉक्टर नीति सिंह। अच्छा, छुट्टी पे हैं तो हम सब रहने दीजिए, मैं जा रहा हूँ। मैंने जाते भी लोगों को देखा है, न जाने कितने मरीज हैं जो लौट जाते हैं या पता करते रहते हैं बीच में कि अगर आप किसी छुट्टी पे, लंबी छुट्टी पे कभी चली गई, तो पता करते रहते हैं कि आई है कि नहीं आई है, तभी जाएंगे। तो सोचिए, वो अपनी तकलीफों को बर्दाश्त करती है, लेकिन दिखाना है तो सिर्फ नीति सिंह मैम को। तो इस तरह की खुशकिस्मती सबके हिस्से में नहीं आती नीति मैम। आपकी अपनी जो व्यवहारिकता है, आपका जो अपना स्वभाव है, जो आपका अपना अंदाज है, जो एक हकीकत में जो कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान होता है, तो उस भगवान की शक्ल में अगर आप पेश हुई तो मरीज आपको पूछते हैं, लोग आपको नहीं 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 शबनम जी, नहीं, इतना इतना नहीं कहिए कि मैं उसे न सहेज पाऊं। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब अपना कर्तव्य कर रहे हैं। ये प्रोफेशन है, ये हाँ, ये वोकेशन नहीं है, ये व्यापार नहीं है, ये एक प्रोफेशन है। और इसी का अंतर बस बनाए रखने की आवश्यकता है कि कमर्शियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे शिक्षा का कमर्शियल रूप बिल्कुल नहीं अच्छा है, लेकिन जो एक गुरु दे जाता है, जो ज्ञान वो बांट देता है, और उसका कोई वो अमूल्य है, उसका कोई वो नहीं है। ऐसे ही ये मेडिकल भी एक प्रोफेशन है, वोकेशन नहीं है। इसका प्रोफेशनल सीख मैंने मेरे मेडिसिन में मेरे गुरु रहे प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, और वो हमेशा ये कहते थे कि मेडिसिन इज एन आर्ट बिफोर अ साइंस। तो इसके विज्ञान का जो स्वरूप है उससे पहले इसमें एक कलात्मक पहलू है। इसकी आर्ट को समझना है बेटा। पहले मरीज के हाथ पे हाथ रख के उसको तसल्ली दे रहते हैं, फिर उसकी बात समझ लेंगे कि क्या है। तो उसमें उनका भी मैं आज उनको इस मंच से नमन करना चाहूंगी कि उन्होंने ये चीज मुझे सिखाई कि और मुझे वाकई बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले। प्रोफेसर मधुकर राय सर थे मेरे हमारे यूनिट में, और प्रोफेसर टंडन सर और त्रिपाठी जी, और उस दौर के प्रोफेसर भट्टाचार्य। वो सब ऐसे लोग थे जो जिन्होंने एक जिसे कहते हैं ना, एक स्टूडेंट में एक ये प्रेरणा, एक मोटिवेशन दिया कि आपको एक बेहतरीन चिकित्सक कैसे बनना चाहिए। और उसमें ये सारी चीजें शामिल हैं। उसका कलात्मक रूप भी उतना ही मायने रखता है, उतना ही अहम है उसमें। जी मैम, जो अभी मैंने ये बात कही है कि अच्छे जब गुरु मिलते हैं तो जो स्टूडेंट में भी वही बीज बो देते हैं जो हमेशा तक चलता है। लेकिन नीति मैम, जैसा कि मैंने कहा कि क्यों आखिर लोग डॉक्टर को भगवान कहते हैं, क्यों? इसलिए कि आप जैसे अगर डॉक्टर्स हैं तो हकीकत में वो भगवान का रूप होते हैं, और मरीज एक तरह से देखा जाए कि वाकई में वो पूजा करते हैं, तो अपनी जबान से, अपनी दुआओं से वो पूछते हैं। जैसे आपके लिए मैंने भी देखा, मेरी माँ ही जब जाती हैं तो आपके सर पे हाथ रख कर आती हैं, कहती हैं कि आप चलिए, आप खुश रहिए, अच्छी रहिए, घर परिवार आपका इस तरह से, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे से कोई अच्छे से बात करके मुझे कुछ किसी ने समझाया। आधा रोग तो समझाने से ही खत्म हो जाता है मैम। तो इस तरह से जी जी शबनम जी, देखिए मेडिसिन में अब अच्छा, आपकी माता जी के आशीर्वाद और बहुत सारे लोगों के आशीर्वाद की जो पूंजी है मेरे पास, वो तो जरूर मैं अपने मरने के साथ ले ही जाऊंगी, है ना। वो रुपए पैसे तो सब अलमारी में ही रह जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है मैंने बहुत कमा लिया है, बहुत कमाया है, और ईश्वर की इच्छा रहेगी, ऊपर वाला चाहेगा तो आगे भी मुझे स्नेह और प्यार मिलता रहेगा।
तो इसका तो कोई वो ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये मुझे लगता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में मेडिकल अवेयरनेस, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है और जो मेडिकल एजुकेशन है, जो अवेयरनेस है, इसकी बहुत कमी है। तो जब हम मरीज से संवाद नहीं करेंगे और मरीज के दिल तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम उसे जागरूक भी नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे? किताबों को देखकर या इंटरनेट को में देख के या टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट्स देख के कोई जागरूक नहीं हो पाता है। उतना आता है, दे आर एन इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ अवेयरनेस, बट स्टिल नथिंग कनेक्ट्स एज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एंड वो तो मुझे लगता है कि एक डॉक्टर का और एक मेडिकल ऑफिसर का एक अहम रोल है मरीजों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और भ्रांतियों को दूर करना और उनको स्वस्थ रहने के 2-4 गुर या टिप्स देते रहना, जिससे कि वो स्वस्थ जीवन जी सके। तो और बहुत सारी चीजें हैं। आजकल आप देख रही हैं दवाइयों पे कितनी निर्भरता हो गई है। हर कोई एकदम मुट्ठी मुट्ठी भर के दवाइयां खा रहा है और कितना तनाव हो गया है, कितना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ गए हैं। ये सब अगर हम केवल थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, तो शायद हम इनसे काफी हद तक बच सकते हैं। तो शायद मैं इसीलिए मुझे लगता है कि एक तो मैं महिला हूँ और एक टीचर की बच्ची हूँ और इसीलिए इतना बकबक करती हूँ, इतना बोलती हूँ सबके साथ। देखिए, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर आर.डी. सिंह है। उनकी मिसेस आर.डी. सिंह लिखती हैं गीता सिंह कि आप विश्वविद्यालय के लिए वरदान हैं। तो सोचिए, इस तरह की सोच आपके लिए है तो वाकई में आपके साथ दुआओं का एक खजाना है मैम। और क्योंकि हम लोग विमेंस डे मना रहे हैं, तो विमेंस डे के मौके पर औरतें, महिलाएं किस तरह अपना ख्याल रखें कि हमको बार बार, क्योंकि डिपेंडेंट हो जाती हैं दवाओं पर। थोड़ा सा भी सर में दर्द हो तो हम दवाओं पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसलिए हम दवा खा लें तो ठीक हो जाए। किस तरह से उस चीज को हम कम कर सके, कुछ ऐसे टिप्स बताइए कि कुछ जो महिलाएं हैं उनको फायदा मिल सके, हम लोगों को उससे कुछ फायदा मिल सके कि अपना ख्याल किस तरह से रखें, किस तरह से हमारी लाइफ स्टाइल हो कि बहुत ज्यादा हमको दौड़ना भी नहीं पड़े हॉस्पिटल या दवा पर हम डिपेंडेंट नहीं हो। क्योंकि अक्सर यही होता है कि कहीं भी दर्द हुआ तो लो दवा खा लो, कुछ भी इस तरह की चीजें। तो कितना हम लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए, किस तरह से उसके लिए पहले घरेलू क्या हमको उपचार करना चाहिए और किस तरह से हमारा खान पान रहन सहन हो, इस पर थोड़ा सा चर्चा। जी जी शबनम जी, मेरा ये मानना है और मेरा मैंने ये देखा भी है कि हम लोगों को आजकल पिछले 10 से 15 या पिछले 2 दशक से या 1.5 दशक से कह सकते हैं हम लोग कि हम लोगों ने अपने लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव कर लिया है और उस लाइफस्टाइल ने हमें कुछ अच्छा, तो हर चीज के साथ कुछ एक सकारात्मक पहलू है और एक नकारात्मक पहलू है। तो इस लाइफस्टाइल के बदलाव से आज की 75% बीमारियां आप कह सकते हैं। जैसे कि लाइफस्टाइल में बदलाव, जैसे अब हम लोग अपने घरों में बहुत सी महिलाएं हैं, उन्होंने कुक रख लिया है तो खाना कोई आके बना जाती है, मेड, या झाड़ू पोछा बर्तन वाली चीजें तो अब आजकल मतलब बिलो डिग्निटी समझी जाती हैं कि अरे अरे हम अपने घर में मतलब ये करेंगे, हमारा जन्म इसलिए हुआ है, मतलब इस टाइप। तो जो कि मुझे लगता है कि ऐसा ये सोच नहीं होनी चाहिए। जहां हमें हेल्प की जरूरत है, डोमेस्टिक हेल्प की जरूरत है महिलाओं को, वहां लेनी चाहिए। लेकिन उसमें हमें बाकी एक्टिविटीज, जो फिजिकल एक्टिविटीज, हमने सब छोड़ दिया। हमारी नानी दादी जो फिजिकल एक्टिविटीज करती थी, आज भी गांव की महिलाओं को देखिए, ओबेसिटी नहीं है, गांव में मोटापा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुएं से पानी लाएंगी, खेतों तक जाएंगी, कुछ घर के और काम करेंगी, है ना, दलान लीपेंगी, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में, धान है, ये है, वो रखेंगी, तो वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो उनको ओबेसिटी नहीं है, उनको वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, उनको हेडेक नहीं है, उनको स्ट्रेस नहीं है। और हम लोगों ने क्या किया है, धीरे धीरे अपने जो मूलभूत कार्य थे उन सब से भी हम लोग अब पीछे हटते चले गए। पैदल जाना, हमें याद है हम सब लोग, मेरी उम्र के जो भी हम 50 वर्ष के हैं, तो मेरी उम्र के जितनी भी महिलाएं हैं, हम सब लोग जो हैं स्कूल पैदल ही जाते थे। या मैं दिल्ली में थी तो जब हम सीनियर स्कूल में गए तो बस से जाने लगे। आजकल कितने बच्चे स्कूल पैदल जाते हैं? नहीं जाते। बसेस जो है घर तक आती है, नहीं आती है तो पेरेंट्स कहते हैं भाई हमारे कॉलोनी के हमारे गेट तक ले आओ, बस उतना भी नहीं चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो और स्कूटी है, हॉस्टल में बच्चे हैं,
तो स्कूटी आ गई तो सबके पास अब स्कूटी है, ऐसा तो है नहीं। शिक्षा तो आपने भी ग्रहण की है, हमने भी ग्रहण की है, दूर दूर तक सेंट्रल लाइब्रेरी भी गए, मंदिर भी गए, सब जगह लंकेटिंग भी किए, गदौलिया तक हम लोग घाट तक पैदल ही चले जाया करते थे। तो अब वो सब बहुत कम हो गया है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत वो हो गई हैं इस टाइप से कि हमने फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम कर दी। उससे क्या हुआ है कि हमारे में ओबिसिटी एक बहुत बड़ा रोग हो गई है, हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस, जिसे आजकल हर बच्ची पीसीओडी का शिकार है। तो उससे उसका मासिक धर्म ठीक नहीं होता, उसके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं उसकी बॉडी में। वेट अपने आप में मैंने जैसे कहा कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, फिर जब आप फिजिकली फिट नहीं होते हैं तो आपका आपके मानसिक हेल्थ पे भी उसका असर पड़ने लगता है। हेल्थ एक बहुआयामी कंसेप्ट है। हेल्थ को अगर हम WHO की परिभाषा से देखें तो शबनम जी, हेल्थ मतलब जिसमें हम फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, एनवायरमेंटल सब कंसेप्ट, सबको हमें हेल्दी रखना है। तो अगर हमें फिजिकली हेल्दी रहना है तो हमें नेचर ने एक्टिव बनाया है, फिजिकली काम करने के लिए बनाया है। तो हम कुछ ना कुछ काम करते रहे। मेरा ये कहना नहीं है कि आप झाड़ू पोछा करना चाहिए, लेकिन कम से कम अगर डोरबेल बजी तो आप किसी और को आवाज मत दीजिए, फलाने दरवाजा खोलो, आप उठ के खोल दीजिए। एटलीस्ट इतना एक्टिव तो हम हो ही सकते हैं ना। तो छोटी छोटी चीजें तो हम कर ही सकते हैं। तो वो उतना ध्यान रखें, हम लोग एक वॉक पे चले जाएं, एक ग्रुप बना लें अपने लाइक माइंडेड, अपने सखी सहेलियों का, जिनके साथ हम चैटिंग, सोशल चैटिंग के अलावा हम थोड़ा फिजिकल मस्ती भी कर लें। तो उससे हमारा तनाव भी कम होगा। तो फिजिकली हेल्दी रहने के लिए एक्टिविटी जरूरी है। एक बार आप फिजिकली हेल्दी हैं और आप इतने एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो आपके पास मेंटल स्ट्रेस भी स्वाभाविक रूप से कुछ कम हो जाता है। जैसे जब आप किचन में कुछ बना रही होती हैं, आप एक सृजनात्मक कार्य कर रही होती हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रही होती हैं, तो आपको फालतू की बातें दिमाग में नहीं आती। आपको लगता है हम अच्छे से खाना बनाएं, अच्छे से परोसें और सबको अच्छे से खिलाएं। तो उन क्षणों में वो आधा घंटा, 1 घंटा आपको बड़ा अच्छा से बीतता है, क्योंकि आपने, अगर आप उसे बोझ समझ लेंगे कि मुझे ही करना है, मेरे ही मुसीबत है, तब तो फिर आप तनावग्रस्त होंगी। लेकिन अगर आप खुशी से उसको एक सृजनात्मक कार्य समझ के करेंगी तो बहुत अच्छे से उसको निभा पाएंगी, सब उससे परिवार में भी सब खुश है, तो आपका एक मेंटल फ्रेम भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ मूलभूत चीजें हैं। हमें किसी से ईर्ष्या, द्वेष रखकर कुछ मिलता नहीं है। अगर मैं ये सोचूं फलाना मेरे से आगे चला गया, फलाने का ये ऐसा हो गया, मेरा नहीं हो पाया, इसका ऐसा नहीं हो पाया, तो ये निरर्थक बात है। क्योंकि अगर हमें ए नहीं अच्छा लग रहा है तो कल को बी नहीं अच्छा लगेगा, परसों सी नहीं अच्छा लगेगा। तो कुछ ना कुछ चीजें हमें तनाव के लिए मिलती ही रहेंगी। जीवन तो संघर्ष है ही, मतलब जन्म लेना एक संघर्ष है, जन्म देना एक संघर्ष है, और जीवन पर्यंत एक संघर्ष है। रोज सुबह होती है तो एक संघर्ष के साथ कि कैसे अब बिस्तर से उठना है, थोड़ी कमर भी दर्द कर रही है लेकिन उठना है, थोड़ा पॉजिटिवली काम करना है, थोड़ा हंसना बोलना है, थोड़ा मेकअप करना है, थोड़ा काम पे तो अपने आप में एक पॉजिटिविटी आ जाती है, आप बेहतर महसूस करने लगते हैं। हल्का हरारत भी हो तो वो चली जाती है। और वही अगर हम सिर बांध के बैठ जाएंगे कि नहीं नहीं आज तो मेरा सिर बहुत भारी, आज हम कहीं काम पे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मेरा कोई सिर नहीं दबा रहा है, कोई मेरे पास नहीं बैठा, तो हम अपने आप एक जैसे कहते हैं ना, मतलब कुकून में घुसते चले जाएंगे बीमारियों के। तो मुझे लगता है फिजिकली एक्टिव रहना, मेंटली साउंड रहना, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखना, पॉजिटिविटी के पॉजिटिव लोगों से जुड़ना चाहिए। और बहुत कुछ है देखने के लिए, सुनने के लिए। आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने ग्रुप्स बना सकते हैं, अपनी बातें कर सकते हैं, और किसी न किसी क्रिएटिविटी। नारी मतलब सृजन, नारी आदि शक्ति है, वो एक सृजन ही मतलब उसका, उसमें सृजनात्मकता ही उसका एक मूलभूत गुण है और उससे दूर नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि नारी का सशक्तिकरण भाषण देने से या मतलब बहुत तामझाम से या रंगीन कपड़े और लिपस्टिक से नहीं आने वाला है। वो आएगा तो हमें अपने सद्गुणों को बचा करके ही। और हम ये कहेंगे हम शोषित हैं, हम फलाने हैं, हम ये हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबके सहयोग से आगे बढ़े हैं, हमें इसका अहंकार नहीं करना है, हमें इसका गर्व होना चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए कि कोई हमारा शोषण ना करे। लेकिन हमें मालूम है हम सबके सहयोग से, पुरुषों के सहयोग से, अपने सहयोगियों के सहयोग से, गुरुजनों के सहयोग से, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने वातावरण, सबके सहयोग से ही तो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि क्रिएटिवनेस में घुसे रहिए। अगर आपको मेंटली साउंड और हेल्दी रहना है
और कुछ ना कुछ क्रिएटिव आप में जो भी कला है, जैसी भी कला है, वो सब में है, ऐसा कोई नहीं है, सब अलग है। जब हर पेड़ का हर पत्ता अलग है, हर मनुष्य का चेहरा अलग है, उसका फिंगरप्रिंट अलग है, तो हम सब में बहुत कुछ अलग है। तो मुझे लगता है वो रहना चाहिए। और दूसरी चीज शबनम जी, मैं ये कहूंगी कि हम महिलाएं वाकई 2-3 चीजों के प्रति बहुत उदासीन हैं। पहली चीज ये कि हम अपनी अपनी हेल्थ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानते। हम सोचते हैं अब मेरे सर में दर्द है तो अब मेरे पति आएंगे, पूछेंगे हमको 4 बार कि तुम्हारे सर में दर्द है, ओ ना बच्चा आएगा, मम्मा क्या हो गया, और मतलब मेरे पास 2-4 लोग बैठेंगे और हमें बड़ा अटेंशन मिलेगा और हम बड़ा, नहीं नहीं, ये गलत एटीट्यूड है। हम, ये हेल्थ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे स्वस्थ रहना है। मैं अपने परिवार को सबसे अच्छा गिफ्ट यही दे सकती हूँ कि मैं स्वस्थ रहूं। मैं अगर स्वस्थ हूं तो मेरे परिवार मेरे प्रति कितना एकदम, जिसे कहते हैं ना, केयर फ्री है। उन्हें मेरे मुझसे कोई चिंता नहीं होने वाली है कि मेरी माँ बीमार होने वाली है या मेरी माँ का इलाज। नीति मैम के यहाँ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है। बहुत अच्छी बातें हो रही थी, बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही थी, और अगर नेट आ जाता है तो हम लोग अभी थोड़ा देर और कंटिन्यू करेंगे, और अगर नहीं आता है तो मुझे प्रोग्राम को ख़त्म करना पड़ेगा। हम लोग कुछ इंतज़ार देखते। और सही कहा है नीति मैम ने कि हमको अपने परिवार को अगर गिफ्ट के रूप में सबसे बड़ी चीज़ देनी है, तो मुझे अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना होगा, वही हमारे परिवार को के लिए गिफ्ट होगा। इस तरह से बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने कही है, वरना कि हमको अपना हेल्थ खुद बनाना है, खुद ठीक करना है। अगर निधि मैम ज्वाइन कर सके तो फिर आ जाती, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से वो बातों को कर रही थी। अगर निधि मैम मुझे सुन रही हैं तो आप फिर दोबारा ज्वाइन कर सकती हैं, आप जो ज्वाइन कर लीजिए। और कितनी अच्छी बातें की वाकई में कि जैसे लगता है डॉक्टर्स को देखकर या बड़े-बड़े लोगों को, जो अधिकारी गण हैं, महिलाएँ, उनको देख कर कि नहीं ये सुबह आती होंगी तो डाइनिंग टेबल पर इनके सामान रखा होता होगा, नाश्ता रखा होता होगा, और जब दोपहर में जाती होंगी तो फिर डाइनिंग टेबल पर दोपहर के खाने के सारे इंतज़ाम होंगे वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नीति मैम ने जैसा मुझे बताया था कि नहीं, मैं वहाँ से हॉस्पिटल जाने से पहले सब घर का नाश्ता, लोगों का सब कुछ करने के बाद मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, हॉस्पिटल से लौटती हूँ, तो फिर दोपहर के खाने का इंतज़ाम भी करना होता है, रात के खाने का इंतज़ाम, सास-ससुर मेरे साथ हैं, उनको देखना होता है। तो इस तरह से मैं पूरी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो घर में है, घर की ज़िम्मेदारियों को भी मैं सँभालती हूँ। उन्होंने कहा मुझसे कि मैं सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हूँ, बल्कि जब मैं घर में आती हूँ तो सिर्फ एक गृहिणी होती हूँ। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इत्तेफ़ाक है कि उनके नेट प्रॉब्लम होने की वजह से हम अब आगे बात नहीं कर पाएँगे। अगर जॉइन करना होता तो वो अब तक कर चुकी होती। तो इस तरह से हमारा मकसद था कि हम इस तरह के डिफरेंट फील्ड से लोगों को लेकर मैं आऊँ, ताकि हर तरह की बातें सुनकर हमारे में एक दूसरे तरह के ख़यालात पैदा हों, एक दूसरे जज़्बात पैदा हों, एक दूसरे एहसासात पैदा हों, और हम एक पॉज़िटिव वे में आगे बढ़ सकें, हमारी सोच बुलंद हो सके, हम अच्छे सोच के साथ आगे बढ़ सकें। और इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आप सबको मेरा आदाब और